नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने 3 ताल और 1 ताल पर चर्चा की थी। 1 ताल पर हमने आपको बताया था कि ये ताल किस प्रकार की ताल है। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज हम 1 ताल पर बात करेंगे अपने पहले सेशन में, और अगले सेशन में हम बात करेंगे झप ताल के बारे में। और बताना चाहेंगे कि व्याख्या देने के लिए इन दोनों तालों पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। ये पंडित शंकर नाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं। बताना चाहेंगे इनके बारे में कि इन्होंने कई किताबों की रचना की है, जहां आप संगीत के गुणों को, संगीत के विधाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इन्होंने कई शोध पत्र भी लिखे हैं। इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है और नित्य प्रति यही कोशिश करती हैं कि अपने छात्र छात्राओं को रामपुर सदारंग परंपरा की तालीम दें। और इनका ये ध्येय है कि ये स्टूडेंट्स के बीच, युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाएं, और इसी कोशिश में ये निरंतर प्रयास कर रही हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन पर व्याख्या देने के लिए ये मौजूद हैं, यानी कि 1 ताल और झप ताल पर। और आज एक बार फिर तबले पर इनकी संगत करेंगे, इनके साथ संगत करेंगे अमृतेश मिश्रा शांडिले जी, जो शिष्य हैं पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी के। और तानपुरे पर इनके साथ होंगी गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो हम तहे दिल से इन सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और आज के सेशन में हम यही चाहेंगे कि आज के सेशन की शुरुआत तो हो बंदिश से, क्योंकि हम 1 ताल की बात कर रहे हैं। तो सरिता जी, हम यही चाहेंगे कि आप 1 ताल में बंदिश जो है हम सभी को सिखाएं, और हम सभी जो हैं थोड़ी देर के लिए सरापुर हो जाएं। आज हम, जैसे गीतिका ने पहले ही बताया, कि हम आज 1 ताल और झप ताल के विषय में जानकारी लेंगे। पहले सेशन में हम 1 ताल को लेते हैं। 1 ताल, जैसे कि आपको हमने इससे पहले की सेशन में भी थोड़ी जानकारी दी थी, 1 ताल 12 मात्रा की ताल है और इसमें 6 विभाग होते हैं। 6 विभागों में जो इन 12 मात्राओं को डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक विभाग के अंदर 2-2 मात्राएं आती हैं। इस ताल के जो बोल हैं उनको पुनः एक बार लेते हैं। कहाँ पर ताली है, कहाँ पर खाली है। जो पहली मात्रा है उसको हम सम कहते हैं, और ये पहली मात्रा से जब हम इस ताल को शुरू करते हैं तो पहली मात्रा में आती है ताली। धिन धिन धा तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना। फिर से धिन धिन धा गे तिर किट तू ना कत ता धा गे तिर किट धी ना धिन। तो जैसे कि आपको बताया है कि लय जो है इसकी वो भी 3 प्रकार की है, मध्य, द्रुत और विलंबित लय। तो आज हम इस जो सेशन की शुरुआत एक ताल की बंदिश, जो कि मध्य लय में है, उससे शुरू करते हैं। इस बंदिश के बोल हैं, नैनन में आन बान कौन सी परी। राग मुल्तानी की ये बंदिश है। नैनन में आन बान कौन सी परी, अंतरा है निस दिन सोवत पलक न खोलत, जित देखूं उत मूरत शाम की खरी। तो ये बड़ी सुंदर बंदिश है 1 ताल की। देखिए, मध्य लय, मध्य लय में क्या है, ना तो वो ज़्यादा फास्ट है और न ही वो ज़्यादा स्लो है, तो बीच की है। मध्य लय को यदि हम जान लेंगे तो हमारे लिए द्रुत और विलंबित को जानना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, और विलंबित को जानने के बाद अति विलंबित में जाना और भी आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं राग मुल्तानी और उसकी बंदिश 1 ताल में। इस बंदिश को गाते समय आप ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार मैंने आपको ताली और खाली बताई है 1 ताल की, आप उसी के आधार पर हाथ से ताली खाली दे सकते हैं। बंदिश शुरू करने से पहले एक बार पुनः आपको बताती हूँ किस प्रकार से ताली खाली। धिन धिन धा गे तिर किट, यानी पहली मात्रा पर ताली है धिन धिन। दूसरी मात्रा पर एक फिंगर हम अपने हथेली पे दिखा सकते हैं। धा गे तिर किट, तो तीसरी मात्रा पर क्या है,
खाली है और पुनः एक फिंगर जो है हम काउंट कर सकते हैं। 5वीं मात्रा पर फिर से एक ताली है और साथ में एक फिंगर। उसके बाद 7वीं मात्रा पर फिर एक खाली है, उसमें भी एक फिंगर साथ में अगली मात्रा के लिए दिखाते हैं। और इसके बाद फिर एक ताली, उसमें एक फिंगर और फिर दूसरी एक ताली, फिर एक उसमें फिंगर। तो कहने का मतलब है कि पहली, तीसरी, 7वीं, 9वीं और 11वीं, ये जो मात्राएं हैं, इसमें पहली पर ताली होगी, तीसरी पर खाली, उसके बाद 5वीं पर ताली होगी, 7वीं पर खाली होगा और फिर उसके बाद 9वीं और 11वीं पर ताली होगी। तो आप जब मात्रा ताल दे रहे हैं तो मात्रा ताल का मतलब होता पूरा डिटेल रूप में जो है ताल को हाथ से प्रदर्शित करना। तो धिन धिन, हर मात्रा पर आप कोई ना कोई क्रिया हाथ की जो है वो दिखा रहे हैं। धिन धिन, आपने फिंगर दिखाई। धागे तिरकिट, तो खाली दिखाया आपने, अगेन आपने फिंगर मात्रा के लिए दिखाई। उसके बाद धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता, धागे तिरकिट धी ना धिन। तो हमने जब ये सर्कल यानी ये आवर्ती यानी पूरा जो एक चक्कर है ताल का, ये 12 मात्रा का हमने जब इसको ख़त्म किया तो उसके बाद हमें पहली मात्रा ज़रूर दिखानी चाहिए। उसे हम कहते हैं सम, यानी सम पर आकर ही समाप्ति होगी। ये नहीं कि आपने कहीं किसी मात्रा पर छोड़ दिया या आखिरी मात्रा पर ही आप रुक गए, आपको उसको सम पर लाकर ही उसको ख़त्म करना चाहिए। तबले के साथ देखते हैं बराबर। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कर ता, धागे तिरकिट धी ना धिन। तो ये जो लय है मध्य लय की, इसको जानना और इसमें आपने मात्रा ताल जो है वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आगे की जो जानकारियाँ हैं उसका आधार है। यदि हम उसको फास्ट करते हैं तो वो किस प्रकार से आएगा, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप मात्रा दिखाएं, उसमें आप धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, इस प्रकार से धिन धिन यानी एक ताल की एक ताली पर या खाली पर आप 2 मात्रा, एक में आप 2 मात्राएं गिन रहे हैं। धिन धिन, अब धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी करने को तो कर सकते हैं, लेकिन यदि और स्पीड बढ़ेगी, अति द्रुत हो जाएगा तो वो फिंगर्स दिखाना मुश्किल हो जाता है, बीच की जो मात्राएं लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको सिर्फ विभाग ताल से हम जो है इस ताल को हाथ से दर्शाएं। तो धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी। तो तबले पे जब वो फास्ट चलता है तो फास्ट के साथ कैसे उसको लिया जाता है ये भी हम देखते हैं। चलिए, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी। अब सपोज हमारी लय इससे भी और फास्ट हो जाती है तो हम इसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। बजाइए, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। तो आप देखिए कि वहाँ पर विभाग के द्वारा जो है जो ताली खाली दी जाती है वो देना आसान है, वहाँ पर फिंगर्स का जो यूज़ करना जो है या मात्राओं को, हर मात्रा को दिखाना जो है वो संभव नहीं हो पाता। तो ख़ास तौर पे गायन के साथ साथ जब अति द्रुतली की बंदिशें या तराना इस तरह की चीज़ें गाई जाती हैं तो इसका यहाँ पे ये तरीका फॉलो किया जाता है। सितार में जैसे झाला बज रहा है तो उसमें इसको फॉलो किया जा सकता है। कोई भी चीज़ जो बहुत फास्ट है तो नेचुरली जब बहुत फास्ट होगी तो वो हर चीज़ कवर नहीं करेगी। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि बहुत सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं या आजकल बुलेट ट्रेन का ज़माना है, तो वहाँ पर वो हर स्टॉप पर, हर जंक्शन पर, हर स्टेशन पे नहीं रुकती है, वो बहुत फास्ट जाती है। उसकी कुछ ख़ास जगह है, ख़ास स्टेशन होंगे जहाँ पर कि वो रुकेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो विभाग जो है, विभाग की जो मात्रा है वहाँ पर वो रुके, वहाँ पर हम ताल देंगे, वरना उसके बाद अलावा जो हम मात्रा ताल है वो उसमें नहीं देंगे, वो संभव नहीं है। एक स्पीड के बाद वो संभव नहीं है। तो हम बात कर रहे थे एक ताल की। एक ताल की मध्य लय की बंदिश में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और इसके साथ मैंने ये जानकारियाँ पहले आपको इसलिए दी क्योंकि यदि आपका ताल पक्का है तो आप बंदिश के साथ साथ भी
ताल को दे सकते हैं, जो मैं कोशिश करती हूँ कि इस समय जो मध्य लय की बंदिश है इसमें आपको करके बताऊँ। राग मुल्तानी जो है ये जो ढलती हुई दोपहर होती है 3-4 बजे का जो समय होता है उस समय गाया जाने वाला राग है और बहुत ही खूबसूरत राग है। चलिए इसकी बंदिश में आप मुझे नोट करिए कि मैं ताल का किस प्रकार से हाथ से संचालन करती हूँ और ताल किस प्रकार से दिखाती हूँ। आपको जो है बंदिश को गा रही हूँ, ताल ले रही हूँ, तो ताल जो है ताल पे तो कमांड होना ज़रूरी है और ताल पक्ष को एक मध्य लय में ताल दिखाना जो है वो आसान हो जाता है। और जिस प्रकार से मैं कहूँ कि विभाग का ताल देना वो ज़्यादा आसान है। दिन दिन दाग टू ना कत्ता दाग। और देखिए इसमें यदि मैं मात्रा ताल बोलूँगी तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। दिन दिन दाग टू ना कत्ता दाग ये कर रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है ध्यान आपका मात्रा की तरफ चला जाएगा गाना छोड़ के। और दूसरी बात कि उसमें एक अजीब तरह का जो है झटके जो है वो आपको महसूस होंगे। तो कोशिश करिए बंदिश के हिसाब से जो है आप विभाग ताल को ही अपने हाथ पे रखिए। नैनन में आन बान नैनन में नैना ताल तो चल रही है, लेकिन आपके अंदर मन में आपके ताल प्रैक्टिस करने के बाद आपके मन में एक सर्कल जो ताल का वो घूमना शुरू हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर इसकी ताली और कहाँ पर खाली। आप देखिए मेरे हाथों से भी कुछ ना कुछ जो है जेस्चर्स हो रहे हैं ताल को ध्यान में रखने के लिए, कहाँ पर सम है, कहाँ पर खाली है, कहाँ से मुझे बंदिश को उठाना है। नैनन में आन बान नैनन में आन बान कौन सी परी नैनन में आन बान नैनन में
पे ये बंदिश मैंने आपको बताई जो एक ताल की थी। अब हम इसके विलंबित रूप पर आते हैं। तो विलंबित जो है उसमें विलंबित का मतलब है कि नेचुरली स्लो लय में जो है वो बंदिश को गाया जाएगा। तो विलंबित के भी एक ताल के अंदर 3 रूप मैं आपको बताती हूँ। पहला रूप जिसमें कि हम बराबर की मात्रा में जो विलंबित की बंदिशें होती हैं, यानी जो 12 मात्रा है धिन धिन धा गे तीर्घ, यही चल रहा है लेकिन वो स्लो है, उसका जो लय है वो स्लो है। और उसके बाद यानी ये 12 मात्रा की, और उसके बाद हम उससे और स्लो लय में देखते हैं तो वो 24 मात्रा की हो जाएगी, यानी जो स्पीड है वो और दुगनी स्लो हो जाएगी। और फिर हम अति विलंबित जिसमें कि और भी अधिक 4 गुनी स्लो हो जाएगी, तो उसे हम अति विलंबित कहते हैं। तो इसके उदाहरणों से आप इसको समझ पाएंगे। राग केदार की एक बंदिश है, पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में भी इस बंदिश को संग्रहित किया है। तो आप इस बंदिश में देखिए कि ताल जो एक ताल की है वो बराबर चल रही है। और इसमें बराबर की मात्रा में जो है एक ताल बज रही, यानी धिन धिन धा गे तीर कित तू ना कत ता धा गे तीर कित धी ना बोले। अब इसको जो है इस ताल को बराबर के जब बजती है, अब देखिए मो, अब बजाते जाए बोले। आपको ये ध्यान रखना है कि मुखड़ा कितने मात्रा का है, और जितने मात्रा का मुखड़ा उसको टोटल से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करके जितना बचता है उस मात्रा से जो है आपका मुखड़ा शुरू होगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है सम पर आने के लिए। जैसे कत ता मो आपको फिंगर्स में दिखाया कि मुखड़ा इसका 4 मात्रा का है। 12 में से आप 4 माइनस करिए, बचता है 8, यानी 8 मात्रा छोड़ के 9वीं मात्रा से आप इसका मुखड़ा उठाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, जब बराबर की मात्रा से जो है बंदिश चल रही है। फिर से देखिए ताल पर, शुरू से बजाइए। धिन धिन धा गे तीर कित तू ना कत ता मोरा बोले। तो इस प्रकार से ये बराबर की मात्रा में जो विलंबित रचनाएं जो हैं विलंबित ख्याल की, वो इस प्रकार से उनको गाया जाता है। अब इसके बाद अधिकतर जो प्रचार में जो गायक जो उसको जो परफॉर्म करते हैं गायक वादक, वो 24 की मात्रा में जो है एक ताल को परफॉर्म करने के लिए लेते हैं। तो 24 की मात्रा का
किस प्रकार से, देखिए सदारंग जी की एक बंदिश है शुद्ध सारंग की, उसके एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि 24 की मात्रा में बंदिश किस प्रकार से गाई जाती है। 24 का मतलब 12 का दुगना, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 24। तो इसका मतलब कि सम पर पहुंचने के लिए जब दुगना जो है समय लगता है तो उसको हम कहते हैं कि वो डबल हो गया, यानी उसको विलंबित इसमें हम ले लेंगे। साजन के आंगन में मंगल अपने साजन के आंगन में मंगल गाए। तो ये हमने विलंबित का जो है दूसरा रूप देखा, जो कि 24 मात्रा में एक ताल का प्रयोग किया जाता है। तो इस अधिकतर 24 मात्रा का प्रयोग किया करते हुए बंदिशों को, बड़े ख्याल को गाते बजाते देखा गया, क्योंकि एक लय भी थोड़ी सी उठी हुई लगती है और उसमें गाने बजाने में जो है सब जो जैसे समय का भी कई बार होता है कि प्रोग्राम्स है या कोई परफॉर्मेंस है या कोई एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स का, तो समय का भी ध्यान रखते हुए उसको अधिक आसानी से उसको समझा जा सकता है और गाया जा सकता है। अब अंत में मैं एक ताल का बताती हूँ कि एक ताल अति विलंबित यानी उसको हम यदि और अधिक स्लो करें तो यानी 48 बीट्स में जो है वो एक ताल को जब गाया जाता है तो ये कैसे 48 बीट्स में। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई 48 का मतलब 12 इंटू 4, तो विद्वान लोग जो है 12 इंटू 4 भी कहते हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में, जैसे कि मैं रामपुर सदारंग परंपरा की मैं बात करूं जहां से कि मुझे इस चीज़ की तालीम मिली है, तो वहां पर वो इसको 16 इंटू 3 मानते हैं, यानी 3 ताल की को आधार मानते हुए जो है वो 48 मात्रा एक ताल की मानते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि 48 बीट्स की 48 जब कहते हैं कि भाई बड़ा ख्याल 48 में गा रहे हैं, तो आप देखिए 48 का मतलब हो गया अति विलंबित, यानी और भी स्लो स्पीड। अब इसका एक उदाहरण से आपको और भी अधिक समझ में आएगा। राग मियाँ मल्हार की एक बंदिश है आचार्य बृहस्पति जी की, इसको मैं आपके सामने बताती हूँ और उसमें आप देखिए कि तबले पर कितना और स्लो स्पीड में गाया जाता है। रहे
भारी रे नमावा असके अंधिया। इसको दोबारा करेंगे, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम 4 मात्रा गड़बड़ कर रहे हो। फिर से रीटेक करते हैं, एकदम शुरू करती बंदिश। गर जे धन धो रचहूँ से भी जर अति भारी रे नमा वस की तो एक ताल के बारे में आपको जानकारी जो दी गई है, इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ।
अब हम अगली ताल ले रहे हैं, ताल झप ताल। झप ताल एक बहुत ही सुंदर ताल है और झप ताल की बंदिशें जो हैं जब गाय बजाई जाती हैं तो उसका आप एक फ्लो जो उसका होता है या उसकी जो एक चाल होती है बिल्कुल और तालों से हटकर होती है। झप ताल 10 मात्रा की ताल है और इन 10 मात्राओं को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बराबर तौर पर उसको विभक्त किया जाता है क्योंकि वो संभव नहीं। इसमें पहले वाले भाग में 2 मात्राएं होंगी, दूसरे वाले भाग में 3 मात्राएं, फिर तीसरे वाले भाग में पुनः 2 मात्राएं होंगी और चौथे वाले भाग में फिर से 3 मात्राएं। तो इसका जो एक जो डिवीज़न होता है वो 2-3-2-3 का होता है। पहले वाले भाग में 2 मात्राएं, दूसरे वाले भाग में 3 मात्राएं, तीसरे वाले भाग में पुनः 2 मात्राएं और चौथे वाले भाग में पुनः 3 मात्राएं। तो ये 2-3-2-3 का जो विभाजन है, कुल मिला के जो 10 मात्राएं जो बनती हैं, उन 10 मात्राओं से हम इस ताल का यानी ताल झप ताल का जो समय है जो उसको हम जान सकते हैं। जो डिवीज़न जो हमने दिया है 2-3 का, उसके बोल किस प्रकार से हैं और उन बोलों को जब हम हाथ से ताली और खाली दिखाते हैं वो किस प्रकार से है, आइए इसको जानते हैं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। अब देखिए पहली मात्रा पर ताली है, तीसरी मात्रा पर ताली है और 8वीं मात्रा पर ताली है और खाली जो है वो आप छठी मात्रा पर आपको खाली मिलेगी। कैसे? पहली पर ताली, फिर 1 मात्रा, तीसरी पर ताली, फिर 2 मात्राएं, उसके बाद खाली जो है छठी पर, फिर 1 मात्रा और फिर उसके बाद 8वीं पर पुनः जो है ताली होगी और उसके साथ 2 मात्राएं। तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। तबले पर देखें, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। फिर से देखते हैं, पहली पर ताली मात्रा आपने फिंगर से दिखाई, दूसरी पर, तीसरी पर ताली, चौथी और 5वीं पर आपने फिंगर से दिखाया, छठी पर आपका खाली आया, उसके साथ आपने जो है फिंगर से 7वीं मात्रा दिखाई और 8वीं पर ताली, 9वीं और 10वीं आपने फिंगर से दिखाई। इस प्रकार से खाली और ताली जो है आपने बताई। तो ये जो खाली और ताली, अब मैं आपको बता रही हूँ जो भी ताल से रिलेटेड अलग अलग जो तालों के बारे में जो प्रोग्राम्स है उसमें बता रही हूँ, तो इसमें आपको ताली और खाली शब्द क्रिया और निशब्द क्रिया के बारे में समझ में आएगा। अब जब तबले पर हम मात्रा ताल देते हैं तबले के साथ, तो वो किस प्रकार से होगी? फिर से, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। अब हम जब इसको फास्ट उसमें लेते हैं, फास्ट इसकी लय बढ़ा, तो वो उसमें मात्राओं को नहीं दर्शाया जाता। कैसे? धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। तो यानी पहली के बाद जो दूसरी मात्रा उसको सिर्फ मुंह से बोला जाता है और उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो हमने ले ली है। कैसे? धी ना, ठीक है, धी ना धी धी ना। तो पहली के बाद सेकंड को आपने सिर्फ मुंह से बोल लिया, तीसरी और चौथी पर 2 ताली आपने दे दी और 5वीं को फिर आपने मुंह से बोल लिया, उसके बाद छठी पर आपने खाली दिखाई, 7वीं को आपने मुंह से बोल लिया, 8वीं 9वीं 8वीं पे आपने ताली दिखाई और 8वीं और 9वीं पर भी ताली दिखाई, 10वीं को आपने बोली। तो आप इस चीज़ को महसूस करिए कि देखिए ना शब्द जहाँ पर भी आया है, धी ना दूसरी मात्रा पर, धी धी ना आपकी 5वीं मात्रा पर, ती ना आपकी 7वीं मात्रा पर
और धी धी ना की 10वीं मात्रा पर। तो जहाँ पर भी ना अक्षर का प्रयोग किया गया है उसको आप मुंह से बोलिए, लेकिन उसको आपने वहाँ पर फिंगर पे नहीं दिखाना। फिर से तबले पर देखते हैं, धी ना धी धी ना 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 धी। तो आप जो है जब तक आप ताल को बिल्कुल बिगनिंग से आप जब तक उसको नहीं समझते, ताल पर कमांड आना मुश्किल होता है। और यदि हम उसको सिर्फ बोलकर और हाथ से मात्रा दिखाकर करते तो ठीक है, हमने याद तो कर ली, लेकिन जब तक उसका क्रियात्मक पक्ष यानी उसका प्रैक्टिकल जो हम तबले पर नहीं देखे तब तक वो चीज़ जो है अच्छे से समझ में नहीं आती। पुनः एक बार तबले पर देखिए, धी ना धी धी ना धी ना धी। फिर से बजाइए, धी ना धी ना धी धी ना धी। अब इसका जो थोड़ा और स्लो टेम्पो में इसको देखें, वो कैसे, धी ना धी धी ना, विलंबित धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी। तो ये इसका हम विलंबित रूप कह सकते हैं, या मध्य लय में हम जब इसको गाते हैं तो बराबर की मात्रा में, जब मध्य लय में गाएंगे तब भी आपके हाथ से मात्रा ताल देना आसान होता है, लेकिन जब वो द्रुत में जाता है तो हर मात्रा को दर्शाना जो है वो मुश्किल होता है वहाँ पर। अब इसको और हम स्पीड इसकी बढ़ाते हैं तो देखिए, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी 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 ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। आप देखिए इसमें जो विभाग की मात्रा के हिसाब से ताली खाली दे रहे हैं वो आसान हो जाती है, याद भी करना और ताल भी देना। लेकिन वो मुश्किल तब होगी जब बहुत फास्ट होगी और हम मात्रा ताल देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संभव नहीं हो पाएगी, या वो आप कोशिश कर भी रहे हैं तो आपका जो मेन मुद्दा है यानी जो आप मेन गायन या वादन जो आप कर रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल हट जाएगा, आपका ध्यान टोटली हाथ से ताली खाली देने पे रहेगा। तो ध्यान रहे कि ताल को हमने समझना है, ताल को हमने सीखना है, ताल को समझना है और उसका ताल का प्रयोग करना है। तभी हम उसको सिर्फ समझना और ताल की प्रैक्टिस करना ही काफ़ी नहीं है। ताल का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे और उसको हम देख नहीं लेंगे अपने रियाज़ के समय, अपनी प्रैक्टिस के समय कि इसके साथ हमारा गायन या वादन सही बैठ रहा भी है कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके भी उदाहरण मैं आपको देती हूँ और उन उदाहरणों से आप जो है और अधिक समझ पाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मध्य झपताल जो है वो बहुत ही खूबसूरत ताल है, इसकी जो एक चाल है इस ताल को प्रेजेंट करने की वो बिल्कुल अलग है और उसमें बंदिशों का एक अलग ही मज़ा आता है, बंदिशों को गाने में, बजाने में, गतों को बहुत आनंद आता है। तो देखिए ये किस प्रकार से और तालों से हटकर है। राग मेघ की एक बंदिश है, गरजे घटा घनकारे। तो इस बंदिश को झपताल में है, मध्य लय में। आप देखिए किस प्रकार से इसको हम गाते हैं। घटा
आप देखिए ताल चल भी रही है और उसकी एक अलग, कहते हैं जैसे कि मधमाती सी एक चाल है, तो इस प्रकार की इसकी चाल है। आपको साथ साथ बंदिशों में उपज करने में, बंदिशों में बहलावा करने में, जो है शब्दों को लेके विस्तार करना, उसमें आपको एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है। और मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि यू एंजॉय ईच एंड एवरी नोट। जो झपताल के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी, और सभी तालों के साथ है, लेकिन क्योंकि झपताल मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बिल्कुल उसका एक अलग ही वो है, असर उसका आता है, एक आनंद मिलता है। तो इसका आप देखिए झपताल चल रही है और कहाँ से इसके मुखड़े को उठाना, आप उसको किस प्रकार से बरतना है, किस प्रकार से उसमें विस्तार करना है। तो ये जो है ताल को जब हम पूरा समझ लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही संभव होगा। ताल चल रही है, हम अपनी बंदिशों को जो है वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से वो शुरू होती है, यानी घर जे घटा, सम से है घर जे घटा, इत्मीनान जो कहा जाए, इत्मीनान से विस्तार हो रहा है, वो झपताल में बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने ये विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जो विभाजन है मात्राओं का, उस विभाजन के अनुरूप ही जो है वो जब हम बंदिश को गाते हैं, यानी तबले के जो बोल हैं उनको ध्यान में रखना है, हाथ से ताली खाली को ध्यान में रखना है, और
फिर हम जो बंदिशों के बोलों को उस पर बिठाते हैं, तो ये ध्यान दें कि जहाँ पर ताली आ रही है वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से जो है बंदिश में भी नज़र आनी चाहिए। तो जैसे कि प्रथम मात्रा, फर्स्ट मात्रा जिसे सम कहते हैं, और उस पर आप देखिए जिस प्रकार से मुखड़ा आता है, कारे घर जे घटा गन कारे 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 घर। तो एक पॉइंट आपको लगता है जहाँ पे कि मैं बहुत जोर दे रही हूँ किसी अक्षर पर, जो भी उसका मुखड़े का जो पहला शब्द है उसके प्रथम अक्षर पर, यहाँ पे इस बंदिश में प्रथम अक्षर पर है, तो इसको वहाँ पर जब हम जोर देंगे तो जोर में ऐसा लगता है कि एक फोर्स लगा है, तो इसका मतलब ये वहाँ पर पहली मात्रा यानी सम है, जहाँ पर कि तबला और जो गाना है वो समान होता है। यानी तबले की पहली मात्रा जो है वो जिस गीत के, जिस कॉम्पोजिशन के जिस भी अक्षर से वो वहाँ पर मिलती है, उस स्थान को सम कहते हैं। तो बार बार मैं ये कुछ टेक्निकल टर्म्स बीच बीच में आपको बताती हूँ कि सम क्या है, खाली क्या है, और कितने विभाग हैं। तो ये सब चीज़ें आप बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि हर जो ताल है उसका विभाजन अलग है। जिस प्रकार मैंने आपको 3 ताल बताया उसका विभाजन अलग है, जिस प्रकार मैंने आपको एक ताल बताया उसका विभाजन अलग है, झपताल का विभाजन भी बिल्कुल अलग है। तो ये 10 मात्राएं जो हैं झपताल की, ये जो हैं ये एक ताल और 3 ताल से बिल्कुल अलग हैं। विभाजन का ख़ास तौर पर ध्यान दें, और ये देखिए कि सेम नंबर ऑफ मात्राएं जो हैं वो किसी और ताल में भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बोल जो हैं वो अलग हो सकते हैं। उसका जो जिस पर उसको बजाया जाता है, जिस वाद्य पर, वो भी अलग हो सकता है। तो इसी जो झपताल है इस ताल की बिल्कुल एक जैसी जो कहा जाए कि मात्रा, टोटल 10 मात्रा का विभाजन है, वो हमें सूल ताल में भी मिलता है। तो सूल ताल क्या है, जब हम सूल ताल पर आएंगे तो हम आपको उसके विषय में बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो आप कहीं पर जो है सूल ताल और झपताल में जो है आपका कन्फ्यूजन ना हो जाए, आप कहीं उसको मिक्स ना कर दें उसके बोलों को। इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज़ हमारी वो बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन म्यूज़िक के ऊपर है, तो बेसिक्स शुड ऑलवेज बी क्लियर। बेसिक्स यदि हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे की इमारत को ठीक से खड़ा नहीं कर पाएंगे। यानी आगे हम राग को गा तो रहे हैं, बंदिश को गा रहे हैं, गत को बजा रहे हैं, लेकिन हमें ताल पर कमांड नहीं आएगी। तो ताल पर कमांड आने के लिए पहले बिल्कुल शुरू से आप उसका अभ्यास करिए। और मेरा आपसे ये विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि आप जब हाथ से गाते हैं उससे पहले आप ताल को हाथ से ताली खाली का अभ्यास करें, और उस अभ्यास के साथ साथ जब बंदिश को गाते हैं तो बंदिश में भी खाली और ताली का ध्यान दें। ये शुरू के समय में, जैसे कहते हैं ना हम लोग की एक मेडिकल टर्म में कहते हैं कि टीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो टीथिंग प्रॉब्लम यानी शुरू में समस्याएं होती हैं। तो उसी प्रकार से शुरू में हम जब बंदिशों को गाएंगे, और क्योंकि ताल के साथ गाएंगे तो ये भी संभव है कि आप खाली की जगह ताली दिखा देंगे, ताली की जगह आप खाली दिखा देंगे। तो आप एक समय आएगा आपको लगे कि ताल छोड़ देते क्योंकि गाने में आनंद आ रहा है, तो आप गाने की तरफ रहेंगे। तो ऐसा न करके आप ताल को साथ साथ आप ताल को हाथ से दीजिए, ताली खाली दीजिए, तो आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पर ताली है, कहाँ पर खाली। और दूसरी तरफ से कि कहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये ताल जो है ये स्टोर होता चला जा रहा है। और फिर आपको जब आप गाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके बाद आपको हाथ से ताली खाली भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो सर्कल चल रहा है। इसका उदाहरण भी मैं आपको अभी दे सकती हूँ, जैसे अलहैया बिलावल एक राग है, अलहैया बिलावल की एक बंदिश, बिल्कुल छोटा सा उसका एक उदाहरण दे रही हूँ। लगन लागी मोहे, लगन लागी मोहे, अब ये बंदिश तो सम से शुरू नहीं है, कौन सी मात्रा से शुरू है? धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी। लगन ला
शुरू हो रही है। 1 2 3 4 लगन लागी मोहे शावा सुंदर सो। अब तबले पे ताल चल रही है, लेकिन यदि मैं ताली खाली न दूं तब भी इस बंदिश को गाया जा सकता है, पर उसके लिए उतनी अभ्यास की आवश्यकता होती है। कैसे? लगन लागी मोहे शावा सुंदर सो कालिंदी के हीरन पासी आई घर सो लगन लागी मोहे लगन लगन लागी मोहे। तो आपने देखा कि मैंने इस पर ताल नहीं दी और सीधे बंदिश को गाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इस प्रकार के गायन या वादन करते समय मेरे माइंड में वो ताल घूम रही है, क्योंकि ताल पर इतना अभ्यास किया जा चुका है। तो आप यदि इसको निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये ताल का जो एक चक्र है, एक सर्कल आपके मस्तिष्क में कहीं पर स्टोर हो जाएगा, और कुछ समय करने के बाद स्वतः आप भी इस प्रकार से बिना हाथ से ताल की ताली खाली दिए हुए, बिना मात्रा ताल दिए हुए आप बंदिश के साथ ताल को के साथ चलते हुए उसका आनंद ले सकते हैं, उसको गा बजा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ख़ास तौर पे चीज़ ध्यान में रखनी कि खाली कहाँ पर आ रही है, सम कहाँ पर आ रहा है। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे मैं गा रही तो आपने मेरे हाथों को देखा होगा कि मैं इस प्रकार से निशब्द क्रिया हाथ से दिखा रही, तो इसका मतलब खाली यहाँ पर है। तो उससे मुझे पता चल रहा था कि बाकी की कितनी मात्राएं बची हुई हैं। या सम दिखा रही तो सम दिखाने पे एक तो ये समझ आता है कि यहाँ पर जोर दे, यहाँ पे तबले की पहली मात्रा शुरू हो रही है, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर सम है, तो आगे कितना मेरा सफ़र अभी और है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं, 2 स्टेशंस जो मैं कहूँगी कि वो आपको पता है, कि आपको मालूम है कि भाई ये जो है 6ठा स्टेशन है, इस पर खाली है, और आपका पहले स्टेशन पर आपकी ताली है। तो ये 2 स्टेशंस आपको पता है। आप पहली मात्रा से आपको ये समझ में आ कि अभी 5 मात्राएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मात्रा के बाद फिर हमें खाली आएगी, और खाली के बाद 6ठी से लेके आप जो 10वीं मात्रा पर जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा, खाली दिखाते कि 10वीं के बाद मुझे जो है अब 5 मात्राएं और काउंट करके मेरा सम आने वाला है। तो ये जो डिवीज़न आपके मस्तिष्क में एक बार बैठ जाएगा तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही तबला वादक के साथ जो है आप गाएं, आप किसी भी तबला वादक के साथ गा सकते हैं। ताल का चक्र तो वही है, आप अपने ताल में आपका कमांड है, तो आप अपने गाने को, अपने रियाज को, अपने परफॉर्मेंस को बखूबी जो है वहाँ पर बरत सकते हैं, बखूबी उसको निभा सकते हैं। तो ये ताल का आप ध्यान दीजिए, और झपताल की जो है प्रैक्टिस आप बार बार करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्शन की ओर जाइए, यही मेरी उम्मीद है। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को कि उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हम इन दोनों तालों के साथ रियाज कर सकते हैं, इन दोनों तालों का रियाज कर सकते हैं। पर जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर हम सही तरीके से रियाज करते हैं तो हम बेशक निपुण हो जाते हैं। और सरिता जी, हम यही चाहेंगे कि आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आपको देखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट समुदाय से संबंध रखते हैं, फिर या वो सभी लोग जो संगीत से प्रेम करते हैं और ये सोचते हैं कि काश उन्हें भी मौका मिलता वो भी संगीत सीख पाते, तो हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन सभी लोगों को आपके माध्यम से मौका मिलता है कि वो संगीत के गुणों को सीख पाएँ। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप निरंतर सीखते रहें सीसी के लाइव रेडियो सेट लेक्चर्स के माध्यम से, और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारे साथ साझा ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर, यानी कि संगीत के किसी विषय पर आपके लिए हम लेक्चर आयोजित कराएं, तो ज़रूर हमें लिख भेजें info.cc@nic.in। आपसे फिर मुलाकात होगी, और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे भी बात करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। और सरिता जी, अमृतेश जी और गगन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।